दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट का आज हम ये लेकर आए हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये सभी प्रश्न हम आपको कोशिश करेंगे कि इमेजेस या चित्रों के माध्यम से समझाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टेट में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न, मोनाल पक्षी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल पक्षी जो होता है ये हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, तो ये राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का। इसके साथ साथ ये भारत, भूटान, चीन और म्यांमार, इन सब देशों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी समूह में अधिकतम संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजातियां हैं? कशेरुकी कौन होते हैं? जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वे कशेरुकी कहलाते हैं। और इनमें जो संकटग्रस्त प्राणियां हैं या प्रजातियां हैं उसमें है ज़्यादातर स्तनधारियां। स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर जो विलुप्त होने वाले जीवों में अगर हम देखें तो ये लाल पांडा है, और ये हिम तेंदुआ है, और ये गोरिल्ला है। ये तीनों जो हैं, और इसके साथ साथ और भी ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और ये कशेरुकी हैं। अगला प्रश्न, गिनको जाना जाता है। गिनको यह लगभग 51 मिलियन वर्षों से अपने अपरिवर्तित स्वरूप के कारण, मतलब 51 मिलियन वर्षों से इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके लिए इसे जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म, मतलब ये 51 मिलियन वर्षों से जैसे था वैसे आज भी पड़ा हुआ है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। यह है गिनको। गिनको की पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं और ये वृक्षनुमा होता है। इसे मैडने हेयर ट्री भी कहा जाता है। गिनको को मैडने हेयर ट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय विद्वानों में कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेत मानता था? मतलब विद्वान थे, वो थे वराहमिहिर। वराहमिहिर मानते थे कि अगर कहीं किसी स्थान पर दीमक का ढेर है, दीमक ये होते हैं जो अक्सर लकड़ियों में लगते हैं या फिर किसी भी फसल में लगते हैं, उनको खा जाते हैं। तो अगर कहीं पे भी बताते हैं कि कहीं पे भी अगर दीमक का ढेर है तो वहाँ किसी न किसी रूप में जल अवश्य होगा, वहाँ पानी की उपलब्धता जरूर होगी। अगला प्रश्न, काले हिरण के संरक्षण में किस धार्मिक समूह की परंपरा है? कौन सा ऐसा धार्मिक समूह है जो काले हिरण का संरक्षण करता है, उसकी परंपरा है? तो ये है विश्नोई समाज। विश्नोई समाज के संस्थापक थे जम्बोजी। जम्बोजी प्रकृति प्रेमी थे। पहले ऐसे विद्वान थे जो प्रकृति प्रेमी कहे जाते, पर्यावरणविद कहे जाते थे। वो कहते थे कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। ये काला हिरण वही है जिसको मारने के लिए सलमान खान पर केस चला है। उनको मारने की, जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। तो इसके है विश्नोई समाज। विश्नोई समाज इसको बहुत महत्व देता है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शाल के व्यवसाय ने किस प्राणी का वृहद स्तर पर दोहन किया है? पश्मीना शाल जम्मू कश्मीर की बहुत ही फेमस है। पश्मीना शाल लाखों की कीमत में बिकता है। तो ये है चीरू। एक जो शाल बनता है, जो पश्मीना शाल, वो चीरू से बनता है। ये चीरू जानवर है, इसके बाल से जो है बनता है पश्मीना शाल। और एक होता है जो जम्मू कश्मीर की बकरी होती है, जो पहाड़ी बकरियां होती है, उसके बाल से बनता है। ठीक, जो चीरू के बाल से बनता है उसे शहतूती भी कहते हैं। चीरू के बाल से बनने वाले जो शाल होता है पश्मीना, उसे शहतूती भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा पादप अंटार्कटिक पर पाए जाने वाले पादपों में अधिकतम है? अंटार्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों में अधिकतम है। तो ये है लाइकेंस। लाइकेंस से स्वपोषी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, किंतु उनमें पत्तियां और जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ये देखने में रंग बिरंगे होते हैं, कई रंग के हो सकते हैं। इन्हें पर्यावरण का सूचक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतवर्ष की स्थानिक प्रजाति है? मतलब इनमें से कौन सा भारत का स्थानिक प्रजाति है? तो ये है लायन टेल्ड मकॉक। ये लायन टेल्ड मकॉक है। यह सींग पूंछ वाला बंदर भी है, इसे बंडरू भी कहा जाता है। ये साउथ इंडिया में, मतलब अपने दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसके सींग होती हैं और इसके पूंछ भी होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सींग पूंछ वाला या फिर बंडरू। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई मापी जाती है। ओजोन जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाया जाता है, लेकिन इसका जो अधिकतम भाग होता है वो समताप मंडल में होता है। जैसे पृथ्वी के सबसे निकट है क्षोभ मंडल, 0 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर है। उसके बाद है समताप मंडल, 12 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर। इसी 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होता है ओजोन। इसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है ताप मंडल, फिर वायुमंडल।
क्षोभ मंडल में वर्षा संबंधित घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं, और जो ताप मंडल है उसमें सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। तो जो ओजोन की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है ओजोन की मोटाई। अगला प्रश्न, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। फ्लाई ऐश एक अपशिष्ट है जो किस क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है? थर्मल पावर परियोजना। थर्मल पावर परियोजना जहाँ पे संचालित होती है वहाँ पे फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। ये देखने में सीमेंट की तरह बिल्कुल दिखता है। इसका उत्पादन थर्मल पावर परियोजना से होता है और ये कंक्रीट और सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखने में बिल्कुल सीमेंट की तरह ये सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा केंद्र या फिर कह सकते हैं सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन स्थित है। सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन है अहमदाबाद, गुजरात में। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, 1984। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? इसे कौन सा उद्देश्य है जो पर्यावरण को पढ़ाने के लिए आवश्यक नहीं है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ये तो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बालक है उसको जो समाज में जो भौतिक चीज़ें हैं या फिर जो पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके प्रति हमें संवेदनशील बनाना चाहिए। जैसे पानी है तो उसके प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए कि पानी का ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। आने वाले भविष्य में पानी पीने के लिए भी नहीं मिलने वाला है जिस प्रकार से इसका यूज हो रहा है। आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों तथा सिद्धांतों को कंठस्थ कराना। पर्यावरण में कंठस्थ कराने नामक मतलब याद कराने नामक कोई चीज़ नहीं होती है, मूर्त अनुभव देने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण को जानने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल बच्चों को अगर हम पर्यावरण को जानने के अवसर प्रदान करते हैं, उनको उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को ले जाकर दिखाते हैं, उसको समझाते हैं, तो उसको उसके महत्व को समझेंगे और उसके संरक्षण के लिए जागरूक होंगे। अवलोकन, परिमाण, भविष्यवाणी करना तथा पर्यावरण जैसी सुविधाओं को विकसित करना, बिल्कुल पर्यावरण से संबंधित सुविधाओं को विकसित भी करना चाहिए। तो ये तीनों सही हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा, क्योंकि पर्यावरण में याद करने जैसी चीज़ नहीं होती है। अगला प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो पर्यावरण के लिए असत्य है? पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, बिल्कुल हमारे आसपास की चीज़ें पर्यावरण है। पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, नहीं। मानव अपनी मतलब आवश्यकता के अनुसार अपने आसपास की यानी जो पर्यावरण है उसको बदलता रहता है। पहले के घर मकान कैसे थे, आज के कैसे हैं, पहले कितने ज़्यादा वृक्ष थे, आज वृक्षों की कटाई हो गई। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, पर्यावरण में स्थिर नहीं रहती हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? पर्यावरण शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ। प्लास्टिक को जब हमें पुनः उपयोग करना होता है तो उसको जलाना पड़ता है, जलाकर पिघलाना पड़ता है, जिससे डाइऑक्सिन नामक जहरीली गैस निकलती है। ये गैस कोई कचरा और प्लास्टिक के जलने से निकलती है। अगला प्रश्न, वर्ष 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जैसे चिपको आंदोलन था, पर्यावरण को बचाने के लिए, फिर पेड़ों को बचाने के लिए लोग वृक्षों से चिपक जाते थे, उसको काटने नहीं देते थे। तो उसी से संबंधित है कर्नाटक का एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन 1983 में हुआ था कर्नाटक में। पर्यावरण की जागरूकता से संबंधित यह आंदोलन था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इसमें से कौन सा उद्देश्य है जो पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित नहीं है? पर्यावरण की चेतना जागृत करना, बिल्कुल। मानव व शेष जगत का अंतर संबंध, नहीं। इसमें अंतर संबंध की बात नहीं है, इसमें चेतना जागृत करना है। पर्यावरण को सही समझ विकसित करना है बच्चों के अंदर, जिससे वो पर्यावरण को समझेंगे तो भविष्य में उसके संरक्षण के लिए काम करेंगे। हम एक जनरेशन को अगर इस चीज़ों को सिखाएंगे तो आगे पर्यावरण को में सुधार आएगी। पर्यावरण के घटकों को समझना, बिल्कुल पर्यावरण के कई घटक होते हैं, जैविक अजैविक घटक होते हैं, उन सबको समझना आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर होगा मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, शैवाल है यानी एल्गी जो है वो क्या है? एल्गी एक उत्पादक की श्रेणी में आता है। यह ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एल्गी जो होता है वो हरे रंग का होता है, जिसे अपने यहाँ काही भी कहा जाता है। काही आप देखे होंगे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ हरे हरे घास की तरह छोटे छोटे दिखते हैं, वो वही होते हैं शैवाल या काही। ये हरे रंग के होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, बादलों का आकार निर्भर करता है, यानी जो बादल का आकार होता है वो कितना बड़ा होगा वो किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है वाष्पीकरण चक्र पर। वाष्पीकरण चक्र क्या होता है?
जैसे समुद्र है, तालाब है, कुआं है, या फिर हमारे खेत में जो पानी है, जैसे सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो वाष्प के रूप में वो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाके संघनित होता है, बादल का निर्माण करती हैं। फिर हवा के रुख के साथ यही बादल जो है बहते हुए जाते हैं और जगह जगह पे वर्षा करते हैं। तो ये होता है पूरा एक वाष्पीकरण चक्र। जो पानी यहाँ से शुरू होता है समुद्र से या फिर कहीं अपने स्रोत से शुरू होता है, फिर ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर वो पानी फिर वहीं पे आके मिल जाता है। ये पूरा एक चक्र बन जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक हेतु जैविक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब इनमें से कौन सा है जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के रूप में, सूचक के रूप में उसके प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है लाइकेंस। लाइकेंस को हम कहते हैं पर्यावरण सूचक। ये पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो सबसे पहले प्रभाव जो है लाइकेंस पर ही पड़ता है, इसलिए इसे पर्यावरण का सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न, जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग का संकेत है। जल में अगर उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग, यानी जल में अगर अधिक ऑक्सीजन की मांग हो रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। बिल्कुल, अगर जल में माइक्रोबियल प्रदूषण बढ़ता है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन रहती है जल के अंदर वो ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है, यानी ज़्यादा खत्म होने लगती है। तो जैसे कंज्यूम होने लगती है ऑक्सीजन तो उसको ऑक्सीजन की मांग वहाँ पे बढ़ने लगती है। तो इसका उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे ईवीएस से अप्रेरित कक्षा कहा जाता है, मतलब कहा जा सकता है? इनमें से कौन सा कथन है जो ये दर्शाता है कि जो ईवीएस की कक्षा है वो अप्रेरित है? कक्षा द्वारा दिए गए सुधारात्मक कार्य के आधार पर नहीं। कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति केवल उपस्थिति से कुछ नहीं होता। कक्षा में पूर्ण निस्तब्धता, मतलब एकदम स्तब्ध रहकर बच्चे बैठे रहें, कुछ भी ना बोलें, कुछ ना करें, बिल्कुल नहीं। कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, ये सब जो है बुद्धिशीलता संबंधित कार्य हैं और इससे मानी जा सकती है कि कक्षा जो है वो अप्रेरित है। कोई भी बच्चा अगर अप्रेरित रहेगा तो वो प्रश्न पूछेगा और शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अप्रेरित करें कि उनके अंदर जो बातें हैं, जो उनके मन में विचार आते हैं, उसको प्रदर्शित करें, उसको बाहर लाएं और बच्चे इससे अप्रेरित होंगे और चीज़ों को सीखेंगे। प्रयोग करना और प्रश्न पूछना, ये दोनों ये दर्शाते हैं कि कक्षा अप्रेरित है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है। इनमें से वो कौन सा सिद्धांत है जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है? पर्यावरण में पुस्तकों का कोई विशेष स्थान नहीं होता है। वहाँ पे होता है कि देख कर सीखने से, या फिर जो जाके वहाँ पे सीखा जाता है वो एक्टिव होता है, यानी कि करके सीखने पर आधारित होता है। अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग, छात्रों को अधिक से अधिक गृहकार्य देना नहीं। इसका उत्तर होगा दूसरा, अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग। यानी हमें जिस चीज़ का अध्ययन करना है, हम सीधे जाके पर्यावरण में उसको देख कर, यानी प्रेक्षण करके सीखेंगे। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकता है? इसमें से कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें विद्यार्थी बेहतर ढंग से पर्यावरण को सीखेगा? कक्षा में अच्छे शिक्षण से, पर्यावरण में शिक्षण से ज़्यादा होता है प्रेक्षण। पर्यावरणविदों के बातचीत करके आप बातों को सुन सकते हैं, लेकिन चीज़ों को सीखना उतना संभव नहीं है। प्रकृति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर, बिल्कुल, अगर हम प्रकृति में जाएंगे, जैसे हमें किसी भी अभयारण्य के बारे में जानना है, अगर हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के पेड़ों को देखेंगे, वहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों को खुद से देखेंगे तो बेहतर से सीखेंगे। उसके साथ साथ जो समाज में चीज़ें हैं, जो संस्कृति परंपरा है, इन सब चीज़ों से पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है, इसमें से क्या है जो पर्यावरण से के अध्ययन से पता चलता है? कि पर्यावरण सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं। पर्यावरण जो होता है वो सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता है, जो इस धरती पर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण के संरक्षण का कार्य करे। क्योंकि पर्यावरण अगर आज उसका दोहन कर रहा है, कल उसके आने वाली जनरेशन जो है, बहुत सी चीज़ें जो ऐसी होंगी जो उसके सामने आएंगी और उसका जीवन संकट में पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण जो है ये सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस पर उसके दायित्वों को किस तरह निभा रहे हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं। पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण, बिल्कुल, पर्यावरण की शिक्षा और उसका पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण की शिक्षा से हम जानेंगे कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं और उसके संरक्षण के लिए हम जो कदम उठाएंगे, किस तरीके से जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, जो चीज़ें नष्ट हो रही हैं, उनको कैसे बचाना है। पेड़ पौधे कट रहे हैं तो कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं, कैसे और अधिक से अधिक लगा सकते हैं। तो ये होगा पर्यावरण का अध्ययन, मतलब उसका शिक्षा एवं संरक्षण। अगला प्रश्न,
वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में सहायता करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर क्या कहलाता है? इसके कहने का मतलब है पर्यावरण हमारे यहाँ जो प्रदूषण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको अवशोषित कर लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि प्रदूषण को कम करते हैं। दूसरी बात, प्रतिवर्ष जुलाई महीने में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग लाखों पेड़ लगाते हैं। इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी और इसके जन्मदाता अगर पूछा जाए तो वो होंगे के.एम. मुंशी। पर्यावरण के जो वन महोत्सव है, इसके जन्मदाता माने जाते हैं के.एम. मुंशी। इनके द्वारा ही, इनके प्रयासों से ही 1950 में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ था। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का पीएच है। अम्लीय वर्षा यानी जो इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, SO2 और NO2, ये दोनों जल के साथ मिलकर बना लेते हैं H2SO4। H2SO4 एक प्रबल अम्ल होता है जिसकी अम्लीयता 5.6 से कम होती है। जब 7 से नीचे होगी वो अम्लीय होगा, जिसके जो 7 से ऊपर होगा वो क्षारीय होता है। तो ये H2SO4 इसकी अम्लीयता 5.6 से कम होती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगेय डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे और कलरफुल स्लाइड के साथ। हम चीज़ों को आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चीज़ें सुनने के साथ साथ अगर देखते भी चलें अगर आप, तो ज़्यादा याद होती हैं और ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में रहती हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।